जी वेलकम बैक। जनरल साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही, वो तो जो माजी की हुकूमतें थीं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती थी और इमरान खान साहब का मानना था कि ये प्रोजेक्ट्स किए ही इसलिए जाते हैं कि कमीशन लिया जाए और किकबैक्स लिए जाएं। हम दुरुस्त मान लेते हैं, तो फिर उसके बरक्स इस हुकूमत को क्या करना चाहिए था कि जब ये इक़्तिदार में आए तो ये फिर अपने प्रोग्राम्स इस तरह के लेके आते कि पता लग कि अवाम की फलाई और बेहतरी है। इस कोरोना से पहले ही ये तमाम तर चीज़ें आ जाती तो फिर भी हम ये कह सकते थे। पहले तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि कुछ सेहत के लिए कोई बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हो रही हों, फिर ये नहीं नज़र आया कि कोई तालीम के लिए हो रही हों, फिर पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स होते होते किस्सा माजी हो गई कि क्या बना। फिर इन्हें ख्याल आया कि नहीं, कुछ ज़रूरी है कि हम ऐसे कंस्ट्रक्शन के बड़े प्रोजेक्ट्स भी रखें जो हम जिन पर अपनी तख्तियाँ लगा सकें। तो फिर माजी के तकरीबन 90% हुए हुए कामों पर अपनी तख्तियाँ लगानी शुरू की और फिर जो कुछ काम शुरू किए, अगर वो आप ह्यूमन डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते, ये इसमें तो आप फ्लॉप हो गए। फिर आपने ये भी साबित कर दिया कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर सकते। पेशावर की बीआरटी पे इमरान खान साहब के मुंह से हमने कभी कोई लफ्ज़ नहीं सुना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के मुंह से हमने कभी कुलभूषण का नाम नहीं सुना था। इसी तरह इमरान खान साहब बीआरटी की बात नहीं करते, कौन जिम्मेदार है इसकी बात नहीं करते, ताखीर क्यों हुई है नोटिस नहीं लेते। उसके बाद सिर्फ इस्लामाबाद में आ जाए, अभी इस बजट में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स रखे हैं। एक रावल चौक का इंटरचेंज है, कुराल का पुल है और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी का अंडरपास है। ये 3 उस कंपनी को दिए गए हैं जिसने लोएस्ट बिड किया और वो वही कंपनी है जिसने बीआरटी पेशावर अब तक मुकम्मल नहीं की, लेकिन उनको आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और उसके साथ साथ 2 और चीज़ें आपने, सिर्फ मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, जो 2 और चीज़ें आपने शुरू की। एक इस्लामाबाद का एम्बेसी रोड, वो 2 साल से वो एक रोड जो कि 2 किलोमीटर से भी कम का है, वो मुकम्मल नहीं अब तक हो पाया। और एक आपने कनेक्ट करने के लिए G7 और G8 को एक अंडरपास बनाने के लिए मट्टी के बड़े बड़े तूफान खड़े कर दिए, लेकिन उसका मुस्तकबिल क्या है, वो कब बनना है, बन भी पाएगा या बीआरटी की तरह 5 साल ऐसे ही लटका रहेगा, कोई नहीं जानता सर। तो ये दोनों तरफ ही से, दोनों एंड्स ही फ्लॉप हैं। क्या इसमें बंदा क्या करे और क्या कहे? देखिए, जहां तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, वो तो सीडीए के प्रोजेक्ट्स हैं और वो सीडीए उसके लिए जवाबदेह है। इन्होंने मेरा ख्याल है कोशिश भी की थी वहां तब्दील करने की, सीडीए का चेयरमैन, और गालिबन नहीं कर सके कोर्ट ऑर्डर की वजह से। सर उस पर भी शायद आगे सब सीडीए इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, सीडीए भी तो हुकूमत का ही एक इदारा है। और मेयर चेंज नहीं, लेकिन जो अदारे ने तावन करना होता है, अदारे से आप तावन लेते हैं। अगर वो आपके साथ तावन नहीं करता, आप अदारे का चेयरमैन तब्दील करने की कोशिश करते हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से होता नहीं है, तो फिर जिस डगर पे वो चल रहा है वो चलता रहे। अकाउंटेबिलिटी उस अदारे की कैसे होगी? अगर उसका चेयरमैन ही जवाबदेह नहीं है आपको, तो फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे करें? तो उसके अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, जैसे बीआरटी का कभी नाम नहीं लिया इमरान खान ने, बिल्कुल आपका मेरी सबकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन उससे मांगी जाती है, वो ड्यू है, लेकिन नहीं दी जा रही। वो इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो जो असल इशू है वो ये है कि आज इकोनॉमी आपकी सुकड़ गई है बहुत बहुत, यानी पहले की निस्बत ग्रोथ अब नेगेटिव है, और ग्रोथ होनी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नेगेटिव जितनी प्रोजेक्शन है वो उतना भी हम शायद मेंटेन कर सकें, क्योंकि ये सारी प्रोजेक्टेड है कि आप टैक्स इतना कलेक्ट कर लेंगे, ये करेंगे, वो शायद हो सके या ना हो सके। मैं इन सारी चीजों में मैं अवाम को भी मुजरिम समझता हूं, उनको भी मैं सिर्फ देता हूं इल्जाम, और हुकूमत को भी। सर और वो मेरा अवाम तो हमेशा मुजरिम से है, अवाम का तो कसूर ही ये है कि उन्होंने वोट दिया था इनको, वो तो मुजरिम हो गए। नहीं नहीं नहीं, अवाम कसूर और है ना ना ना, अवाम का कसूर और है। देखिए, मैं आपके टेलीविजन पे और मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के अक्सर औकात, और मैंने बाद इकोनॉमिस्ट को भी सुना है, उनमें एक वो कैसर बंगाली हैं, वो भी अक्सर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बनते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं। आप डिफेंस बजट के ऊपर एतराज करते हैं कि जी डिफेंस बजट जो है ये कम होना चाहिए, कम हो ताकि डेवलपमेंट हो सके, ये हो सके। बात यह है कि डिफेंस बजट आपका डिपेंडेंट है जो बाहर से आपको खतरात हैं उनकी बुनियाद पे। आप मिनिमम उसको बनाते हैं कि जी जो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा यही दें। बाहर के खतरात को कम करना डिप्लोमेटिकली आप कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं वो कामयाब होती तो वो खतरात तो कम नहीं हुए। फिर डिफेंस बजट को आप कम करने के लिए अगर ये करें कि जी सिर्फ इसलिए कि हमने डेवलपमेंट करनी है, तो फिर वो आपके बाहर के खतरात आपको ले बैठेंगे। तो उसका हल तो ये है कि आप अपनी आमदन बढ़ाएं, और आमदन बढ़ाने का हल ये है कि लोग टैक्स दें। लेकिन अगर आप ताजर को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं तो वो हड़ताल कर देता है, फिर आपको हथियार फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि अपोजिशन उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है।
अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को कहें कि जनाब आप टैक्स दें और ये काम ना करें, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, इकोनॉमी जमूत। फिर हम लेके बैठ जाते हैं टेलीविजन पे कि जनाब इकोनॉमी बर्बाद, इकोनॉमी। भाई जब आपसे तावन ही कोई नहीं करता। मैंने जब ये कहा था पहले आपके सवाल के जवाब में कि जनाब कौम का सीधा करना बड़ा जरूरी है, अगर कौम की रवश यही है कि हम हर तरह की बेईमानी करके खुद मुतमईन हैं और तनकीद सिर्फ हुकूमत पे है, तो कोई भी हुकूमत यहां कुछ नहीं कर सकती। पीछे में 3-3 बारियां लेके गए कि नहीं, दो हुकूमतें। आपके पास ऑप्शन क्या है? उन्हीं को दे दें जो 3 इलेक्शन जिन्होंने लड़े रोटी कपड़ा मकान पे। क्या दे दिया रोटी कपड़ा मकान? और उन्हीं को दे दें जो 3 इलेक्शन हमें कहते रहे कि जनाब हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे। बन गए आप एशियन टाइगर। ये वो हकीकतें हैं भाई जो देखनी है। यहां कोई भी शख्स तावन करने के लिए, अगर करप्शन खत्म करने का कोई आदमी यहां नारा लगा दे, सारा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, उसके साथ तावन कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये आपने रवश बना दी। सिंध में देख लें, वहां सबूत निकालना मुश्किल है। जब इक्तदार और जुर्म एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आप सबूत ही नहीं निकाल सकते, किसी को पकड़ ही नहीं सकते आप। तो भाई यहां पे पहले मकसद ये है कि इस सारे चीज एक होलिस्टिकली सारी चीज को देख के तो राय कायम करने की जरूरत है। इमरान खान भी फंसा पड़ा इस वजह से। जो बातें आपने की वो दुरुस्त है, वादे किए उसने वो गलत हो गए, बिल्कुल आपका मेरा एतबार खत्म हुआ, खराब हुआ। उन्होंने, इमरान खान ने जो वादे किए, सबसे बड़ी इनकी गलती कि किसी चीज के ऊपर होमवर्क नहीं किया हुआ था कि पॉसिबिलिटी देखते कि क्या। बाकी तो ज्यादा बात है कि बाद में कोरोना आ गया या हालात बदल गए, लेकिन ये चीजें इनके बगैर एक प्लानिंग तो होनी चाहिए थी ना कि आप होमवर्क करते के लिए इस आमदनी में, इस तरह इस वक्त में हम कितना कुछ कर सकते हैं। वो होमवर्क नहीं था। आज आप आके हुकूमत में बैठने के बाद होमवर्क कर रहे हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है कि हो सकता है अगले 3 साल जो वो भी गुजरे तो पिछली हुकूमतों की निस्बत थोड़ा बेहतर ये कर गया, लेकिन ये सारा कुछ नहीं कर सकते। जो कहा इन्होंने वो नहीं होगा। वो हमें सबको मुत्तैन होकर बैठ जाना चाहिए कि ये नहीं होगा, क्योंकि ना कौम की नीयत है वो, और ना ही इन लोगों के पास को वसाइल है या इनकी कोई ऐसी इन्होंने होमवर्क किया हो जिससे पता लगे कि ये इस तरह अपनी आमदन बढ़ा लेंगे और कुछ कर लेंगे। यहां सबसे बड़ी चीज यह है कि हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। तनकीद के अंदर कोई रास्ता, कोई रियलिटी, कोई रियलिज्म जो है वो एड्रेस करने को तैयार है। मैं इस बिल्कुल सही जन साहब, पॉइंट टेकन सर। जो रमजान के महीने में जो मुसलमान हो के रमजान में 6 गुना कीमतें बढ़ाता है, उसका इखलाक जीरो है, कुछ नहीं। आपकी बात से 100% इत्तेफाक सर। वो जो एक अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, वो भी हर किसी का, उस पर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। गरीब आदमी को रोजा खोलने के लिए वो चीज नहीं लेने देता। आपकी बात की कीमत बढ़ा देता है कि गरीब आदमी रोजा नहीं इफ्तार कर सकता। बिल्कुल सही जन साहब, पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मोहसिन बेग साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, एक बात जो हम सब जानते हैं वो ये है कि इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल हो, अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों, उनके करीब तरीन हल हों, यही एक बेहतर अंदाज़ है। और जो तमाम तर लोग असम्बलीज़ में आए हुए हैं ये कानून साजी करें, इस तरह से ही निज़ाम बेहतर हो सकता है इस करंट डेमोक्रेसी में। आपने ये इसकी तरफ भी आपकी कोई तवज्जो नहीं है कि आप समझते हैं अब तो चलें, अगर कोरोना है, वंस वी कम आउट ऑफ इट, तो फिर कोई इस तरह का कोई बेहतर चीज़ की जानिब बढ़ा जा सकता है, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन लाइन्स पर भी सोचते हों? अर्सलान, बेसिकली मसला ये आ रहा है कि जो इस्लाहात खान साहब की जो सोच थी कि मैं इस्लाहात लाऊंगा, वो थ्रू पार्लियामेंट ही आनी थी। पार्लियामान में पिछले 2 साल में इन्होंने कोई कानून साजी नहीं की, लेजिस्लेशन नहीं की, कोई ऐसे बिल नहीं लाए जिससे आवाम को, इस मुल्क को फ़ायदा होता। और कानून साजी करते और पता चलता उसमें अगर कोई ऐसा कानून जिस पे अपोजिशन इनका साथ ना देती और आवाम के मफाद में होता, तो अपोजिशन खुद गंदी होती। अब मसला ये है कि जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं, बेसिकली ये है कि हमारा काम ही ऐसा है कि एकदम आप जो मैं सोल्यूशन देने के लिए नहीं हूँ। सोल्यूशन अगर मैं नहीं देनी थी तो फिर जो इक़्तिदार वाले थे मैं उनको वोट ना देता, मैं खुद खड़ा हो जाता। मसला ये है कि हम जब लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामान में भेजते हैं तो उसका बेसिक मकसद यही है कि वो हमारे लिए रास्ते निकालें और अवाम और इस मुल्क को आगे लेके जाएं, वरना तो उनको वोट हम क्यों दें। दूसरी बात यह है कि अगर लेजिस्लेशन नहीं करनी, जो कि बज़ाहिर लग रहा है नहीं करनी, पार्लियामान का माहौल जिस तरफ ये लेके गए हैं
उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है। अपोजिशन तो हमेशा अपोजिशन करती है, खुद जब अपोजिशन में थे तो क्या कर रहे थे। अब उस माहौल को बेहतर करके अपनी इस्लाहात अपने एजेंडे पे लाना था, और जो भी इस्लाहात आती वो कौम और मुल्क के मफाद में होती। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, और फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन को साथ मिला के कोई इस्लाहात लाएंगे। आप देख लीजिए, नैब का कानून पड़ा हुआ है, एंटी टेररिज्म लॉ पड़े हुए हैं, आज शायद लाना चाह रहे हैं। अगर अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उनकी देखिए अपोजिशन को साथ लेने का मकसद ये था कि उनकी राय भी ले लें। अगर वो बिलों में अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो अगर वो अच्छी अमेंडमेंट्स हैं तो साथ रखिए। मकसद ये यहाँ पे मैं नहीं समझता कि पार्लियामान की कोई वुकत रह गई है। वो एक डिबेटिंग क्लब बन गया, एक दूसरे को माजी के ताने मेने हालात वाकयात बताते हैं, कभी कौम के ऊपर, मौजूदा हालात के ऊपर, हालात की सख्तियों के ऊपर कोई बात नहीं होती। हमने कहाँ से लेजिस्लेशन कर लेनी है, क्योंकि कोई शख्स सीरियस नहीं है। तो जो खान साहब ने फरमाया वो अपनी जगह, जो करंट हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो सबके सामने हैं। आने वाले दिनों में बेग साहब मुझे ये बताइएगा, आप करीब रहे हैं खान साहब के, मुझे नहीं अंदाज़ा अब भी कितने करीब हैं या नहीं हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म है या इल्म ही नहीं है, या इल्म होने के बावजूद उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं? देखिए अरसलान, मैं वो मेरे लिए मोहतरम है, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने भी वोट दिया हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर चले गए हैं अभी। क्योंकि जब भी कोई हुक्मरान ऐसी चेयर पे बैठता है तो उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको रियलिटी से दूर कर देते हैं। अब उनकी कैबिनेट में बैठे हुए लोग, देखिए जी पेट्रोल महंगा हुआ, मैं कह रहा था कि ये जुलाई 1 को 15 रुपए इसकी प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने 25 को 25 रुपए समथिंग बढ़ा दी। अब इस पे पेट्रोल पे 44 रुपीज 80 पैसा के करीब गवर्नमेंट टैक्स है, लेवी जिसको कहते हैं। ये उसमें भी कमी कर सकते थे, अगर आवाम को सहूलत देनी होती तो 10-15 रुपए उस टैक्स में कम कर देते, आवाम को सहूलत मिल जाती। ठीक है जी, मार्केट में प्राइस जो है ऊपर जा रही है। मकसद ये है कि जो माफिया वहां बैठा है इनकी कैबिनेट में, वो इनको उस तरफ जाने नहीं देता। 25 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो मुझे आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई स्टेटमेंट दी? आया जब इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज की, कोई स्टेटमेंट दी? सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो 200% बढ़ी। देखिए, जब आप ये प्राइसेस बढ़ाते हैं तो फिर आपका काम है कि लोगों की इनकम भी बढ़ाएं, ताकि वो इन सारे एक्सपेंसेस को, महंगाई को बर्दाश्त कर सके। यहाँ तो इनकम पहले से कम हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, घरों में बैठ के बिजनेसेस बंद हो गए, आप इंक्रीज किए जा रहे हैं। आपने इन्हीं लोगों से वोट लिए। अब खान साहब आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मुश्किल हालात है। मुश्किल हालात सिर्फ अवाम के लिए है, हुक्मरानों के लिए नहीं है। आपने उनका भी सोचना है। अब बहुत सारी चीजें हैं बेग साहब जो यकीनन सोचनी है और अनफॉर्चुनेटली नहीं सोची जा रही, और यही वजह है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ताहिर मलिक साहब, आपकी क्या सर राय होगी इस वक्त बिलखुसूस जो एक माशी टीम की हम बात करते हैं, उसमें भी कई तब्दीलियां हैं। FBR के चेयरमैन की हम बात करते हैं, ये नाम वो नाम, कभी ये बंदा कभी वो बंदा, बजट बनाए कोई पेश कोई करे, पोर्टफोलियोज इधर से तब्दील उधर तब्दील। ये माशी टीम और ये स्टेबिलिटी यही नहीं अभी तक आ पा रही। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ, पंजाब में तब्दीलियाँ, नई तब्दीली तो जिसके बारे में सब एक बात करते हैं उसको नहीं तब्दील करना, वो मेरी जिद है। जहाँ तब्दीली की ज़रूरत है, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ तब्दीली पे तब्दीली कर। ये क्या माइंडसेट क्या है ये, और ये मैशत किस तरह से बेहतर होगी जब आपकी माशी टीम ही स्टेबल नहीं है? अबव ऑल ये मसला बड़ा यही है, और आपके सवाल में भी जैसे इसका जवाब मौजूद है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तो होमवर्क नहीं करती, उनके पास इकोनॉमिस्ट नहीं। तो इमरान खान साहब बड़े अरसे से वो कहते हैं कि मेरे इतने सालों की, कई दहाइयों की जदोजहद है। तो इस वक्त वो मईशत उन्होंने आलमी मालियाती इदारों को दे दी है। आज रज़ा रब्बानी साहब ने कौमी सलामती के हवाले से और IMF के रोल के ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए। तो इस वक्त उनकी कोई से नहीं है इकॉनमी में। अब जो टीम है वो गवर्नर स्टेट बैंक हो और वो हफीज़ शेख साहब हो, ये टीम जो है वो टीम उनकी होगी कि जो आलमी मालियाती इदारे। बाकी जो हमने इसकी जनरल साहब की गुफ्तगू है, इस पर मैं एक तबसरा ये करूँगा। अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है आवाम के लिए
कि इमरान खान एक क्रिकेटर है, तो उसने मैच हार रहा है तो उसको मुझे तो पिच सही नहीं मिली, तो पहले ये कहा था कि पेश इमाम ठीक हो तो नमाजी भी पीछे ठीक हो जाते हैं, ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे भी ठीक होगा। तो अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि खामी कौम में जो सारे जराइम जनरल साहब ने गिनवाए हैं वो कौम के जराइम हो गए हैं। ये मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो यही कौम थी जिसने अपना जान माल इज्जतें लुटाई और सब कुछ छोड़ के लाखों लोग करोड़ों लोगों ने हिजरत की, उस वक्त भी ये कौम थी और कौम में कोई मसला नहीं। अमेरिका में भी फसादात हुए तो लोगों ने स्टोर लूट लिए। अब एक फ़िक्रा इन्होंने कहा जी हम टैक्स नहीं देते। अभी बेग साहब ने बताया 1 लीटर पे पाकिस्तानी 44 रुपये टैक्स दे रहा है। मैं 100 रुपये का बैलेंस डलवाता हूँ तो उसमें से 40 रुपये टैक्स के काट जाते हैं, और बिजली और गैस पे मैं टैक्स दे रहा हूँ। मैं 3000 रुपये वाला मोबाइल लेता हूँ तो उसमें 1000 रुपये टैक्स देता हूँ, तो टैक्स चोर कौन है? दूसरी खबर मैं ये बताना चाहूँगा, इस कोविड के हालात में 1 अरब रुपए के प्लाट D12 में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने अप्रूव करा दिए। हर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हो रहा है उसको D12 सेक्टर में 1 कनाल का प्लाट अलाट किया जाता है। जिस मुल्क की 40% आबादी जिनकी बारिश पे छत टपकती है, पीने का साफ पानी नहीं, वालिदैन के लिए एस्प्रिन की गोली नहीं, उनको 5 करोड़ रुपए का फी ब्यूरोक्रेट प्लाट दिया जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने किया, तो अब अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो कहेंगे नवाज शरीफ ने भी किया, जरदारी ने भी किया, मुशर्रफ ने भी किया। तो भाई फिर तब्दीली कहाँ है? जब आप माफियाज के मईशत IMF के हवाले है, खारजा पॉलिसी जनरल साहब के हवाले है और बाकी प्लाट ब्यूरोक्रेट्स के हवाले हैं, तो अवाम फिर हर चीज़ पे से धूप पे, बिजली पे, साए पे, पानी पे, दूध पे टैक्स देंगे। और ये नारा कि छोड़ूंगा नहीं, वो पहले ही जनरल साहब बता चुके हैं कि बिजनेसमैन को भी छोड़ दिया, ये कहते छोड़ूंगा नहीं, ब्यूरोक्रेट को भी छोड़ दिया, और सबसे कमज़ोर जो सियासतदान है उसका एहतसाब होना चाहिए वो भी। असल में सादा सलूशन इमरान खान के बुत तराशने वालों के एहतसाब का वक्त आ गया, जिन्होंने सिंपल सलूशन कौम को बताए। माशरे में कोई भी तब्दीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मोज़े तोंग और मंडेला तक तारीखी, नज़रियाती, तबकाती और समाजी शऊर के बगैर नहीं आती। ये हालात हाज़रा के प्रोग्रामों में से आपने ऐसे माहौल बनाए, लाइव कवरेज की, तजियाकारों ने झूठ बोले, बुत तराशे, वो बुत धड़ाम हो रहे। और आप एक टॉक शो में जाए पता चलता है कि पिछले में तो ये इमरान की हिमायत कर रहे थे और आज इन्होंने डांग उठाई हुई है। तो कन्फ्यूजन और इंतशार, इसकी ज़िम्मेदार मैं अब जिम्मेदारी कबूल, मैं एक टीचर हूँ, मैं तजियाकार हूँ, मैं आवाम से झूठ बोलता रहा हूँ, मैं अब किसी के एजेंडे पे ये बुत तराशता रहा हूँ। आज मेरे एहतसाब का वक्त आ गया। तो ये सारे बुत जेन्युइन रिफॉर्म की जब तक इस पाकिस्तान में बात नहीं होगी, जेन्युइन रिफॉर्म में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि सब बेनिफिशरी हैं। किसी को प्लाट मिल रहे हैं, किसी को परमिट मिल रहे हैं, किसी के कर्जे माफ़ हो रहे। चीज़ जो रमज़ान की ये महंगाई बता रहे हैं जनरल साहब, आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे रहे, तो जो खजूर या चीनी और चीज़ ब्लैक होती है तो कमिश्नर का काम नहीं कि मंडी पे एट सोर्स पे जाके ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदाम सील कर दे, उस खोशा गंदम को इकबाल के शेर की तरह जला दे जिससे गरीब को मैसर नहीं रोटी, लेकिन वो 2-2 हज़ार के रेडी वालों को जुर्माना करता है। आज भी अखबार में लिखा हुआ है कि चीनी महंगी, सरकारी रेट 70 रुपये है, मैंने 90 रुपये की ख़रीदी है, जेब में रसीद पड़ी है। तो जो कमिश्नर साहब हैं वो जुर्माने करते, वो शुगर मिल को क्यों नहीं सील करते, जुर्माना करते? तो ये निज़ाम है, इसमें लोग करप्ट नहीं, ये अशराफिया करप्ट है, और ये अशराफिया करप्ट है, बेहिस है, और गलती ये अवाम के सर। अवाम तब होगी जब अवाम आपके प्लाटों पे, मरात पे वो कब्ज़ा करेगी और गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट। ये जो खुशहाली के जजीरे, ये कोरोना हो, आफत हो, अवाम ने तो लाइनों की में लग के 65 की जंग में खून दिया, उन्होंने जल्जला पे इमदादी ट्रक दिए, उन्होंने राशन दिया, लेकिन उस माल में से भी लूट मार की तो इस अशराफिया ने की। मैं बड़ा तफसील से आपने मलिक साहब बता दिया, और 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। अरसलान, मैं 1 मिनट जरा मुझे दीजिए सर, मैं टाइम लिमिट से एक्सीड कर रहा हूं, मैं बहुत क्विकली, अगर आप इसको सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकें, थोड़ा सा टाइम दे पाऊंगा। जल्दी मलिक साहब ने जो बातें की हैं दुरुस्त हैं, लेकिन मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं
मैं कराची में पिछले दिनों जब ये इलेक्शन से पहले एक बैंकर्स की मीटिंग थी, मैं उसमें था, तो मैंने लोगों से दरमियान में चाय का वक्फा हुआ, मैंने पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं? क्या जी हम इमरान खान को दे रहे हैं, पीटीआई को। मैंने कहा वो क्यों दे रहे हैं, क्या आपके पास जवाब? क्योंकि वहां तो पहले एमक्यूएम को मिलता था। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वो मुआवजे नहीं कर सका, लेकिन क्या ये जायज है कि जिनको 3-3 दफा आजमा चुके हैं हम उन्हीं को दें? हम इतने पागल हैं कि उन्हीं को जाके वोट देते रहे? क्या अल्लाह ने इतना शऊर नहीं दिया कि जिनको 3-3 दफा देख बैठे हैं उन्हीं के पास दोबारा बिल्कुल सही जल साहब। तो मलक साहब ये प्रोसेस भी चला है, वो तो नहीं खड़े किए वही है ना 40 साल सर, वो बिल्कुल वो प्रोसेस भी चला है जल सारी साहब। इमरान खान की काबीना जो है वो 40 साल के लोगों से भरी हुई है। शेख पार्टियों ने बाबर अवान, ये कौन से नए खिलाड़ी है? परवेज इलाही, ये हफीज शेख साहब पिछली काबीना में, बल्कि एक आपकी बात दुरुस्त जल साहब, पॉइंट आ गया सर, बात आपकी दुरुस्त है जल साहब। मैं इत्तेफाक करूंगा कि लोग भी एक नई कुव्वत को सामने लाना चाहते थे, लोगों का एक एतमाद था। इसीलिए आज हम जब मुसलसल गवर्नेंस की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि ये भी अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो एक आवाम में मायूसी जो फैलती जा रही है, कुछ तब्दीली नजर अगर नहीं आएगी, उल्टा खराबियां पैदा होंगी, तो लोग मायूस होते जाएंगे। और हम नहीं चाहते लोग मायूस हों। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि ये अगर अरबाब इख्तियार तक को बात पहुंची, और शायद जो मैंने एक सवाल किया था मोहसिन बेग साहब से कि इमरान खान साहब क्या रियलिटीज़ जानते हैं या जानते ही नहीं है, मतलब क्योंकि इक़्तिदार के ऐवानों तक अवाम की, गरीब अवाम की चीखें नहीं पहुंच पाती बाज़-औक़ात, तो शायद ये ज़रिया बन के उन तक बात पहुंचे और वो चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाएँ। और हम दुआगो होंगे, हम उम्मीद करेंगे कि वो डिलीवर करें। हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि वो फ्लॉप हों या वो डिलीवर करने में नाकाम हो। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।